चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स का, जिसकी एग्जामिनेशन वेटेज लगभग 10 to 14 मार्क्स की होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स मेड बाय financially unsound companies। फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनीज जो भी अरेंजमेंट्स करती हैं उसको बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन। सर, फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनीज अरेंजमेंट करती हैं मतलब, ध्यान से समझिए बेटा। सपोज एक कंपनी है आपकी XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड जो है बहुत लॉसेस बियर कर रही है, इसकी कैपिटल ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुकी है। मैंने क्या बोला? XYZ लिमिटेड है, इट इज बियरिंग ह्यूज लॉसेस। कैपिटल जो है वो कंप्लीटली वाइप्ड हो चुकी है। वाइप्ड हो चुकी है मतलब इसकी लायबिलिटीज जो हैं वो ज्यादा हो चुकी हैं इसकी एसेट से, या आप बोल सकते हो इसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब बट XYZ लिमिटेड जो है, इसके डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है दो आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है, बट अगर हमारी कंपनी को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो हमारी कंपनी दोबारा से रिवाइव कर सकती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड इन रिकंस्ट्रक्शन। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड इन रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज they are trying to make certain arrangements so that company can be revived in future. Now, what is this internal reconstruction? Internal means within the company, within the organization। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप अपने क्रेडिटर से नेगोशिएट करते हो, जाके क्रेडिटर्स को बोलते हो कि सर हमने आपको 3 लाख रुपए पे करने हैं 3 महीने बाद, बट हमारे पास नहीं है। अगर हमारी कंपनी आप आज वाइंड अप भी करवा देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास उतने एसेट्स ही नहीं है कि हम आपको पे आउट कर पाए। तो बेटर आप हमें कुछ एक्सटेंडेड टाइम दें, या बेटर आप 3 लाख की जगह 1 लाख ले लें, या बेटर आप 3 लाख की जगह शेयर्स ले लें। जो भी आपका प्रपोजल है आप अपने क्रेडिटर्स के आगे रखते हैं। सेम वे आप डिबेंचर होल्डर्स के पास जाते हैं कि जी रिडम्पशन का टाइम आ गया है, हमें आपको पेमेंट करनी है, बट हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी हैव बाबा जी का ठुल्लू, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम अस, आपको कुछ नहीं मिल सकता। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप हमें कुछ एक्सटेंडेड टाइम दें एंड देन ओनली वी कैन पे यू। सेम वे आपने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ नेगोशिएट किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ नेगोशिएट किया, सबके साथ आप कुछ नेगोशिएशंस अरेंजमेंट्स करते हो ताकि आपको कुछ एक्सटेंडेड टाइम मिल सके, आप कुछ उनसे फंड्स रेज कर सको, कुछ अपनी लायबिलिटीज एग्जॉस्ट कर सको, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड व्हाई दिस इज डन? जस्ट विद द पर्पस टू रिवाइव द कंपनी अगेन। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने एयरटेल सुना है? एयरटेल कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था इन द ईयर 2003। द कंपनी was about to wind up, कंपनी बंद होने के कगार पे खड़ी थी, और कंपनी को उस समय बट ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन सेक्टर में हम आगे निकल सकते हैं, डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि वो आगे निकल सकते हैं, तो दे ऑप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इतना आसान नहीं होता, आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट में पूरा प्रपोजल देना पड़ता है, उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। So what I can say about internal reconstruction कि it's a stage just before the winding up, कि winding up से पहले जो आपको एक proposal दिख रहा है वो internal reconstruction है, under which the directors of the company are trying to make certain financial arrangements
Internally means internally creditors, shareholders, or you can say the stakeholders of the company. Now, अब इसके अंदर हमें यहां पर सारा का सारा इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखना है कि किस तरीके से हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे. चलिए, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हम बेसिकली यहां पर ओपन करते हैं एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या क्या बोलते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. इसके अंदर क्या होता है सर, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स बोलना तो गलत होगा मेरे लिए, गेन्स होंगे रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस से, वो सारे के सारे इसमें क्रेडिट किए जाते हैं. और जितने भी हमें लॉसेस होंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो इसमें हम डेबिट करेंगे. ठीक है, एक सेपरेट अकाउंट इसके अंदर ओपन किया जाता है नोन एज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इन विच ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड. सबसे पहले आप इसे एक बार ये नोट कर लीजिए इसका मीनिंग, और इसके बाद हम आगे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फास्ट. चलिए, नाउ अब हम एक एक करके अपनी पूरी डिस्कशन इन डिटेल लेके जाने वाले हैं अकाउंटिंग. ध्यान से देखिए, सबसे पहले फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ liabilities, for increasing the value of liabilities, हमें liabilities की वैल्यू को इंक्रीज करना है. ध्यान से समझिए एक एक चीज. सपोज जब हम रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में गए तो हमने क्रेडिटर दिखा रखे थे 5 लाख, बट हमें पता लगा हमें 5 लाख नहीं उनको 7 लाख रुपए देने, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए. अब हमारे क्रेडिटर्स 5 की जगह 7 लाख के हो गए. बेटा नुकसान है या फायदा है? सर नुकसान है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है. और लॉसेस अगर होते हैं, ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया कि लॉसेस के केस में हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है उसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे. और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है जी. रिकंस्ट्रक्शन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर ये लॉसेस हैं. और ये क्रेडिट क्यों हुआ सर? क्योंकि हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है. एग्जाम्पल देता हूं, क्रेडिटर्स अपीयरिंग एट ₹5 lakh valued at ₹7 lakh. जो क्रेडिटर्स 5 लाख के दिख रहे थे, हमने वैल्यू कितने में किया, 7 लाख. तो 2 लाख की लायबिलिटी हमारी बढ़ गई. लायबिलिटी बढ़ गई तो हमने उसे क्या किया, क्रेडिट किया बेटा टू क्रेडिटर्स. एंड जो हमें नुकसान हुआ वो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. पहली एंट्री आपको समझ में. नेक्स्ट, सेम वे फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हम क्या करें, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. ध्यान से समझिए, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं हम उसे सर, डेबिट करते हैं. भैया जिनका अकाउंट्स कमजोर है वो ये बात याद रखना, असेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट. लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट. हाँ चलो, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट. और लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए फायदा है तो हम उसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्या कर दिया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया. ठीक है जी. एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए. बिल्स पेबल
of rupees 3 lakh are no longer required to be paid. बिल्स पेबल जो कि कितने के हैं, 3 लाख रुपए के हैं, वो अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है. अब बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 3 लाख आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी पेड. इससे मेरी जो लायबिलिटी है बेटा वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? सर कम हो रही है. तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी कम हो रही है, मैंने इसे डेबिट किया. बिल्स पेबल डेबिट 3 लाख, और ये हमारे लिए एक तरह से फायदा है, तो मैंने इस फायदे को ट्रांसफर कर दिया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. कितना? 3 लाख. ठीक है जी. तो दो एंट्रीज आपको क्लियर है, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड सेकंड इज फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. आइए आगे बात करते हैं. थर्ड, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, ध्यान से देखिए आराम से बेटा, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट. एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट. ध्यान से देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए क्या है बेटा? प्रॉफिट है. सो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं. अनरिकॉर्डेड एसेट इज वैल्यूड एट रुपीज 5 लाख. अनरिकॉर्डेड एसेट था एक, जिसको हमने वैल्यू किया 5 लाख का. अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यू किया 5 लाख का, इसका मतलब क्या है कि कोई एसेट था जिसे हमने बुक्स में दिखाई नहीं रखा था. हमें लगता था हमारा है ही नहीं, या किसी भी कारण से बुक्स में वो नहीं था. अब हम उसे बुक्स में लेकर आएंगे. एक एसेट जिसकी वैल्यू 0 थी, अब हम उसे बुक्स में लेकर आ रहे हैं. कितने का? 5 लाख रुपए का. तो प्रॉफिट है सारा का सारा. तो हमने लिखा, या मैं और अच्छा लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड मशीनरी. कोई मशीनरी थी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, तो अब हम उसे बुक्स में लेके आएंगे. वैल्यू बढ़ रही, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 5 लाख रुपीज, और सारा का सारा मेरे लिए प्रॉफिट है, जिसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पर? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन. गॉट इट. चलिए आगे बात करते हैं. फोर्थ, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स. अगर हमें एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो क्या होगा बेटा? एसेट्स की अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए एक तरह से लॉस है या प्रॉफिट है? सर लॉस है. तो लॉस है तो बताओ बेटा क्या करोगे? सर हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है. और ध्यान से समझिए, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स कम होते हैं तो मैंने भी आपको बताया एसेट्स कम होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्रेडिट. तो टू एसेट्स अकाउंट. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 10 लाख वैल्यूड एट रुपीज 50,000. 10 लाख रुपए की आपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखा रखी थी, जिसकी हमने वैल्यू लगाई, कितनी निकली? 50,000 रुपए. तो हमें नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ बेटा? हमें नुकसान हुआ 9,50,000 का. हमें जो नुकसान हुआ वो हुआ 9,50,000 का. टू इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच? 9,50,000. तो आपने चारों चीजें अच्छे से देखी कि लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी, एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट्स कम होंगे. आप पहले यहां तक सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. फटाफट इसे नोट करिए फास्ट. सुनो, हमने 4 एंट्रीज अब डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं हम. फॉर रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल.
बड़े आराम से रिलैक्स होके इस एंट्री को समझना। इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑलमोस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सी, फॉर रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल, इसमें केस 1 है आपके पास, ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड, एंड केस 2 है इसमें आपके पास बोथ फेस वैल्यू as well as paid up is reduced। दोनों को रिड्यूस किया गया, फेस वैल्यू को भी रिड्यूस किया गया एज वेल एज पेड अप को भी रिड्यूस किया गया। ध्यान से देखिए बेटा, ये है क्या चीजें, एक एग्जांपल से हम सारी की सारी समझते हैं प्लीज। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड के 10,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कितने के हो गए बेटा, 1 लाख रुपए के। और मैंने बोला फुली पेड है, मतलब शेयर होल्डर्स ने, बड़े शरीफ शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने सारा अमाउंट पे कर रखा है, ठीक है। XYZ लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स से जाके कहा कि सर आप अपनी पेडअप कम करवा लो। सर पेडअप कम करवा लो मतलब उन्होंने ये बोला कि आपके 10,000 शेयर है 10 रुपए के, आपने, हम मानते हैं आपने 10,000 रुपए 10 रुपए पर शेयर पे कर रखा है, फुली पेड है। फुली पेड का मतलब फेस वैल्यू भी इनकी 10 थी, बट आप अपनी इस कैपिटल को रिड्यूस करवा लो। इस कैपिटल को रिड्यूस करवाने से क्या बेनिफिट होगा सर, वो भी हम आपको 2 मिनट में समझाते हैं, ध्यान से देखिए। मतलब XYZ Limited reduced the paid up capital by ₹3 पर शेयर। 3 रुपए से उसने पेड अप कैपिटल कम कर दी, किसने, XYZ लिमिटेड ने। अब 3 रुपए से अगर पेड अप कैपिटल कम कर दी तो हुआ क्या इससे कि जो 10,000 शेयर्स थे वो अब कितने के रह गए, 7 रुपए के रह गए। मतलब कैपिटल कितने की आ गई, 70,000 की। फेस वैल्यू अभी भी 10 ही है, फेस वैल्यू कितनी है, 10। ध्यान से समझिए। पहली चीज सर, कंपनी ऐसा क्यों करती है, वो पेड अप कम क्यों करती है बेटा, इसलिए करती है, ध्यान से देखें। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, सपोज यहां पर एसेट्स हैं या P&L आपने लॉसेस देख रखा रखे हैं। अब अगर इन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या ये P&L हमें खत्म करना है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या P&L हमें खत्म करना है, तो यहां पर कैपिटल को भी तो कहीं ना कहीं हमें कम करवाना पड़ेगा। इस कैपिटल को भी तो हमें अपने शेयर होल्डर से कम करवाना पड़ेगा। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में गए, आपको पता लगा आपने एक बिल्डिंग 1 करोड़ की रिकॉर्ड कर रखी थी, बट उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 50 लाख रुपए है, वैल्यू कम हो गई एसेट की। या सपोज आपके एसेट साइड में आपको लॉसेस दिख रहे हैं, P&L का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 30-35 लाख रुपए का। तो अब रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जाके जब आप इन्हें खत्म कर रहे हो, तो एक साइड अगर आप इन चीजों को कम कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है उससे कंपनी की कैपिटल भी क्या हो रही है, कम होगी। नाउ अब सपोज ध्यान से समझिए, मेन बात अब आएगी, ये तो बच्चों वाली बात थी। 10,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, XYZ लिमिटेड ने रिड्यूस किया पेड अप बाय ₹3 पर शेयर। तो अब जो कैपिटल है वो कम होगी, कितनी हो गई, 70,000 रुपए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। अगर कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट। और कैपिटल का कम होना प्रॉफिट है भाई, लायबिलिटी साइड आती है ना, एक तरह से लायबिलिटी कम हो रही है तो वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है जी। बट यहां मैंने क्या लिखा, बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड। ध्यान से समझना, अभी आपको 2 मिनट बाद बहुत नई नई चीजें पता लगेंगी। XYZ लिमिटेड reduced the paid up to ₹7 पर शेयर। ध्यान से समझिए, XYZ लिमिटेड ने पेड अप को रिड्यूस करके 7 पर शेयर तक कर दिया।
मतलब क्या है बेटा, यहां पर इसका मतलब है कि 10,000 शेयर्स तो हैं 7 का ही है, बट जो फेस वैल्यू है ना वो अब 7 हो चुकी है। अब कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, ध्यान से समझो बड़े अच्छे से। हमारे पास XYZ लिमिटेड थी, 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, फुली पेड शेयर थे। क्या थे बेटा? फुली पेड शेयर, फेस वैल्यू 10। हुआ क्या केस 1 के अंदर, मैंने कहा पेड अप कैपिटल 3 रुपए से कम हुई, तो बची कितनी? 10,000 शेयर, 7 रुपए के हिसाब से 70,000 का। यहां मैंने बोला इट्स अ केस 2 जिसमें 7 रुपए तक आ गई, 10,000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से 70,000। तो सर बात तो दोनों एक ही है। नहीं, जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहां फेस वैल्यू कितनी है? 10। यहां फेस वैल्यू कितनी है? 7। यहां फेस वैल्यू 10 है और यहां फेस वैल्यू 7 है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से समझो बेटा, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने जाते हैं ना, तो हम कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है हमारा कंपनी के साथ कि हम कंपनी का शेयर परचेज करेंगे, मतलब कंपनी हमें अपना शेयर देगी और बदले में हम कंपनी को पेमेंट करेंगे, दैट विल बी फेस वैल्यू। हम कंपनी को मिनिमम फेस वैल्यू पे करेंगे। अब हुआ क्या, हमारे 10,000 शेयर थे, हमने 10 रुपए पूरे के पूरे पे कर रखे थे, पूरी फेस वैल्यू हमने पे कर रखी थी। बीइंग अ शेयर होल्डर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, हमने कंपनी को सारा पैसा पे कर रखा था। कंपनी के डायरेक्टर्स आए, दे रिक्वेस्टेड अस कि सर आप अपनी कैपिटल कम कर लीजिए। तो हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, 10,000 के 7 रुपए के हिसाब से 70 कर दो। बट फेस वैल्यू उन्होंने सेम रखी, फेस वैल्यू सेम 10 रुपए रखी, मतलब फेस वैल्यू 10 है, हमने पे कर रखे थे 10 के 10, वो 10 जो हमने पे कर रखे थे उन्होंने कितना घटा के कर दिया उसे? 7। तो हुआ क्या, एक तो हमारा बीइंग अ शेयर होल्डर क्या नुकसान हुआ, शेयर होल्डर की तरह हमारा ये नुकसान हुआ, एक तो जो हमने 10 रुपए दिए थे उसे घटा के आपने 7 रुपए कर दिए, और दूसरा हमारा ये नुकसान हुआ क्योंकि वी आर लायबल टू पे फेस वैल्यू। अब हमारी कंपनी में फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए रह गई है, तो फ्यूचर में ये 3 रुपए जब भी कंपनी हमसे मांगेगी ये भी हमको पे आउट करने पड़ेंगे। इट इज लाइक आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला बेटा फीस जो है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट्स की 10,000 रुपीज है, आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए। अब मैंने क्या किया, आपसे बोला कि बेटा आप एक काम करो, मैं ना ये फीस स्लिप आपको 6,000 की कर देता हूं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। आपने कहा सर ठीक है, मैंने उसे कट किया, उस पर 6,000 लिख दिया, आपको पकड़ा दी। अगले दिन रिसेप्शन पर मेरे स्टाफ ने रोक लिया और आपको बोला फीस, आपने कहा मैंने तो सारी पे करी थी, मैंने स्लिप दिखाओ, स्लिप दिखाई, आपने कितनी थी? 6,000। फीस कितनी थी? 10,000। तो एक तो आपने जो 4,000 पे किए वो डूब गए, और क्योंकि अब आपके स्लिप पे 6,000 आ चुका है और फीस थी 10,000 रुपए, तो यू आर लायबल टू पे ₹4,000 इन फ्यूचर। ये वो सिचुएशन है जहां शेयर होल्डर डबल तरीके से मरता है। पहला जो उसने अमाउंट पे कर दिया वो गया, और सेकंड जब भी कंपनी फ्यूचर में अमाउंट मंगाएगी शेयर होल्डर को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या लिखा, बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड, कि 10,000 शेयर थे, 7 रुपए का एक रह गया, 10 का था, हमने कितने का कर दिया? 7 का। बट हमने साथ साथ फेस वैल्यू भी कम कर दी, हमने साथ साथ फेस वैल्यू भी कम कर दी। फेस वैल्यू कम करने से हुआ क्या, फेस वैल्यू कम करने से साथ साथ ये हुआ कि यस शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द अमाउंट, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द अमाउंट, नो शेयर होल्डर इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट एट ऑल। क्या शेयर होल्डर अमाउंट फ्यूचर में पे करने के लिए लायबल है? नहीं, सिर्फ उसका एक ही नुकसान हुआ, जो उसने 1 लाख रुपए पे किए थे वो घट के 70,000 हो गए, उसको फ्यूचर में कुछ और पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो बेटा कितनी है? 7। बट यहां उसके 2 नुकसान हुए। क्या? पहला, एग्जिस्टिंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड, और दूसरा नुकसान क्या हुआ, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे अमाउंट इन फ्यूचर एज वेल। कितना? ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है बेटा, जबकि इस केस के अंदर
only existing capital is reduced. सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपिटल रिड्यूस हुई है. शेयर होल्डर इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इन फ्यूचर. इन फ्यूचर शेयर होल्डर किसी भी तरीके का अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है. तो यहां मैंने लिखा ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड, यहां लिखा बोथ फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप इज रिड्यूस्ड. आपको दोनों सिचुएशन क्लियर होंगी. अब पहचान कैसे होती है बेटा, अगर क्वेश्चन में बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब इट्स अ केस वन, दैट इज ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड. और अगर क्वेश्चन में बाय की जगह हमने टू लिखा है तो इसका मतलब क्या है, बोथ पेड अप एंड फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड. आपकी जो पहचान होगी वो बाय एंड टू से होगी. गॉट इट. एंड अगर फेस वैल्यू और पेड अप दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, यहां आपने लिखनी है पुरानी फेस वैल्यू. जो भी पुरानी फेस वैल्यू थी वो सारी शेयर कैपिटल अब जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. उसकी जगह कंपनी में नई शेयर कैपिटल आई जिसकी न्यू फेस वैल्यू है. और ये जो सारा प्रॉफिट है ये कहां चला गया, आपका रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में. आप समझें इस चीज को. यहां तो सिर्फ मैंने पेड अप कम करना था तो सीधी एंट्री कर दी इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन. यहां मुझे फेस वैल्यू भी कम करनी है तो पुरानी डिनोमिनेशन की जितनी शेयर कैपिटल थी वो खत्म हो जाएगी, उसको मैं डेबिट करूंगा. नई डिनोमिनेशन की कैपिटल मेरे पास आएगी, उसको मैं क्रेडिट करूंगा. और जो भी फायदा है वो रिकंस्ट्रक्शन में गया. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आइए फटाफट एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर ले रहा हूं. बड़े ध्यान से रिलैक्स होकर एग्जाम्पल आपको देखना है. एग्जाम्पल तो वैसे मैंने लिया ही हुआ है आपके पास, उसी की एंट्रीज करते हैं. आइए सबसे पहले फर्स्ट वाले की करते हैं. XYZ लिमिटेड डिसाइड रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय ₹3 पर शेयर. तो ओनली पेड अप इज रिड्यूस्ड. तो इस सिचुएशन में बेटा एंट्री क्या होगी, इसमें होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन. हाउ मच अमाउंट बेटा, सर इसके अंदर 30,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई. ठीक है. जबकि अगर आप सेकंड सिचुएशन देखते हैं उसमें हमारी फेस वैल्यू भी कम हुई है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, पुरानी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए. कैपिटल हमारी पूरी की पूरी पुरानी फेस वैल्यू वाली चली गई. और न्यू फेस वैल्यू की जो कैपिटल है वो हमारे पास आई टू इक्विटी शेयर कैपिटल. न्यू फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 7 रुपीज है. कितना आया बेटा, 70,000 रुपीज. और ये जो सारा का सारा बेनिफिट है ये कहां चला गया, ये सर हमारा चला गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में. कितना, 30,000. सो यू शुड फील डिफरेंस. देखो कहने को मैं इसे बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ा सकता हूं कि बेटा अगर बाय लिखा हो तो ये एंट्री करनी है, टू लिखा हो तो ये एंट्री करनी है. बट यू शुड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन कि क्यों किया जाता है. इसमें सिर्फ पेड अप कम हुई, फेस वैल्यू कम नहीं हुई. तो दो नुकसान शेयर होल्डर को झेलने हैं. पुरानी कैपिटल भी गई और शेयर होल्डर को फ्यूचर में 3 रुपए भी देने पड़ेंगे. इसमें जब फेस वैल्यू चेंज हुई तो सिर्फ पुरानी कैपिटल गई, फ्यूचर में पैसा देने की जरूरत नहीं है. एंड ध्यान से समझिए, यहां पर हमने सिर्फ पेड अप कम करनी थी, यहां हमने पुरानी फेस वैल्यू को पूरा खत्म किया. पहले 1 लाख रुपए की जो कैपिटल थी, फिर नई कैपिटल आई 7 रुपए वाली फेस वैल्यू की, और सारा फायदा कहां गया, रिकंस्ट्रक्शन में. तो आप इसे पूरा का पूरा फटाफट नोट डाउन करिए. इसके बाद हम इसके एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं. फास्ट नोट इट. सो आइए डिस्कस करते हैं एक आधा एग्जाम्पल इसके ऊपर. XYZ Limited decided to reduce the paid up capital by ₹3
per share on 10,000 shares fully paid up। हाँ जी, 3 रुपए कम हो रही है, 3 रुपए से कम हो रही है, तो सिर्फ पेड अप हमें कम करनी है। बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 टू रिकंस्ट्रक्शन फायदा हुआ कितने का? 30,000 का। बट अगर यही क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से देता, ABC लिमिटेड डिसाइडेड टू रिड्यूस द पेड अप to rupees 6 per share on 15,000 shares fully paid up। हाँ जी, इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें साथ साथ फेस वैल्यू भी हमारी कम हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, कितना था पहले? 10, अब घट के कितना आ गया? 6। सारा बेनिफिट जो है वो कहां चला जाएगा सर? वो चला जाएगा हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। 15,000 शेयर थे तो 1.5 लाख, यहां आ गया आपका 90,000 और यहां आ गया आपका कितना? 60,000। गॉट इट? चलिए, तो यह आपने देखा पेड अप रिड्यूस होती है तो हम किस तरीके से चीजों को डील करते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ कॉमन छोटी छोटी एंट्रीज की। फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी वेव्ड ऑफ। फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी वेव्ड ऑफ, क्या मतलब होता है कंटीजेंट लायबिलिटी वेव्ड ऑफ? भाई कंटीजेंट लायबिलिटी सबसे पहले होती क्या है? लायबिलिटी डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर इवेंट। ऐसी लायबिलिटी जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। सपोज मेरे पे किसी ने केस कर रखा है 5 लाख के कंपनसेशन का, तो अगर मैं केस हार गया तो मुझे वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इट्स अ लायबिलिटी विच इज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वेदर आई एम गोइंग टू विन और लूज द केस। सो दिस इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी जो है नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, बस shown as footnote in बैलेंस शीट। उसको हम बैलेंस शीट में एक फुटनोट की तरह शो करते हैं, यही होता है। अब जो चीज आपने कभी बुक्स में दिखाई ही नहीं, आपने उसे कभी लायबिलिटी माना ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है ही नहीं, अगर वो खत्म हो गई, वो नहीं है, सच सच बताओ, कुछ एंट्री करेंगे? कुछ एंट्री नहीं करेंगे। अरे कभी हमने उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं, वो चीज अगर खत्म हो गई, वो वाइप ऑफ हो गई, वेव ऑफ हो गई, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए हम किसी भी तरह की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? बट ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूं पेमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, हमें पेमेंट करनी पड़ जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी की हमें पेमेंट करनी पड़ गई। वेव ऑफ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, कभी बुक्स में दिखाया ही नहीं था। बट सपोज मैंने अपने फुटनोट में दिख रखा था कि मुझे शायद 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़े, और अगर ऑल ऑफ सडन मैं कहता हूं भगवान ना करे मुझे वो कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो बेटा वो मेरे लिए लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? सर लॉस हुआ। तो आपने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से क्या है, लॉस है। 2, आपका जो कैश कम हुआ आपने कर दिया टू कैश।
होपफुली आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आप इसकी एंट्री करो क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही तो लायबिलिटी टू कैश। नो, क्यों नहीं मैं लायबिलिटी डेबिट कर रहा, क्यों मैं रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर रहा हूं? क्योंकि हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी हमने दिखाया ही नहीं। जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, वो खत्म हो गई तो कोई एंट्री नहीं। और अगर वो अराइज हो गई, मुझे 5 लाख का कंपनसेशन देना पड़ गया, ऑल ऑफ सडन वो लायबिलिटी अगर हमारी अराइज हो गई, तो उस सिचुएशन के अंदर वो सारा का सारा पैसा मेरे लिए एक तरह से लॉस है। मैंने रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट किया और कैश मेरे पास से जा रहा है, असेट्स क्या हो गए कम। मेरी लायबिलिटी कम नहीं हो रही, वो मेरा लॉस है। आप ये मत सोचो कि पे करने से मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। बेटा लायबिलिटी कहां से कम हो रही है? लायबिलिटी तो कभी बुक्स में दिखाई नहीं, तो लायबिलिटी कैसे मान लूं कि लायबिलिटी कम हो रही है? वो तो मेरा लॉस है, इस वजह से डेबिट हो रहा है। समझ में आ गई ना? चलिए, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला लीगल क्लेम्स, कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल। अच्छा, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये क्या होता है? सपोज मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आया, बड़े आराम से रिलैक्स होके सुनिए। मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आया, बीआर आया मेरे फ्रेंड से। मैंने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया क्योंकि मुझे इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट थी। समझ में आया? मेरे पास बीआर आया, मैंने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, रीजन बीइंग मुझे कुछ कैश की रिक्वायरमेंट थी। अब ऑन ड्यू डेट बैंक जो है फ्रेंड के पास जाएगा और उससे अमाउंट रिकवर करेगा। बट अगर उसने अमाउंट पे नहीं किया तो बैंक किससे रिकवर करेगा? मुझसे रिकवर करेगा। तो दिस इज अगेन अ लायबिलिटी फॉर मी कि अगर मेरा फ्रेंड अगर बैंक को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट मुझे करनी पड़ जाएगी। सो दिस इज अगेन डिपेंडेंट on the fact whether my friend is going to pay the amount to the bank or not. If my friend will give the amount to bank, then this liability will not arise at all. However, if he gets fail in paying the amount to the bank, then this liability will get arised, and that's why it's a contingent liability for me. So bill discounted is again a contingent liability. Third, preference dividend इन अरियर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स ये क्या होता है? सपोज आपकी कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसपे आपने पिछले 4 सालों से डिविडेंड पे नहीं किया। आपके पास कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसपे आपने पिछले 4 सालों से कोई डिविडेंड पे नहीं किया। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 तरीके की होती है। प्रेफरेंस कैपिटल 2 तरह की होती है, एक होती है क्यूमुलेटिव और एक होती है नॉन क्यूमुलेटिव। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने। एक होती है क्यूमुलेटिव और एक होती है नॉन क्यूमुलेटिव। ये क्या होता है? अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सपोज पिछले 3 सालों से डिविडेंड पे नहीं किया या 4 सालों से, और 5th ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट आए, तो कंपनी को 5th ईयर में सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड नहीं देना, पिछले 4 सालों का भी डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। तो ऑल टुगेदर कंपनी को 5 सालों का डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा, विच इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें क्यूमुलेटिव बोला जाता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने लॉसेस के चलते या किसी भी कारण से डिविडेंड नहीं पे किया तो वो इग्नोर नहीं होता। इन फ्यूचर ईयर्स अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो वो आपको सारा का सारा पे करना पड़ता है। नॉन क्यूमुलेटिव, इसमें क्या होता है सर कि सपोज कंपनी ने 3 साल डिविडेंड नहीं पे किया, 4थे साल प्रॉफिट्स आए, वो डिविडेंड पे कर रही है, तो सिर्फ उसे 4थे साल का डिविडेंड देना है अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। पिछले 3 सालों का उसको डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ सालों से डिविडेंड पे नहीं किया। अब हमें कब डिविडेंड ये पे करना पड़ेगा? जब कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे, अदरवाइज हमें पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसे कंटीजेंट लायबिलिटी में हमने शो कर रखा है। कंटीजेंट लायबिलिटी इन द सेंस कि अगर फ्यूचर में सपोज 4 सालों से हमने डिविडेंड पे नहीं किया तो ये हमारे लिए क्यों कंटीजेंट लायबिलिटी है? क्योंकि ये हमें तभी पे करना है जब हमारे पास इतने प्रॉफिट्स आएंगे। अगर प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो हमें ये पे करने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स, अरियर्स मतलब हमने पे नहीं किए हैं काफी टाइम से, आउटस्टैंडिंग है, वो भी हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होती। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में
ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स, या तो कहेगा वेव ऑफ हो गया तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, या कहेगा पे करना है तो आप कर दोगे रिकंस्ट्रक्शन टू कैश। तो होपफुली आपको कंटीजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझ में आया सारा का सारा। आप फटाफट एक बार इसे सारा का सारा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार इसे आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जो भी हमें चीजें इसमें करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन जर्नल एंट्रीज रिलेटेड फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ध्यान से देखिए, अब सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज को लेके कुछ एंट्रीज फिक्स तो नहीं आएगी किस तरीके की आएंगी, क्या हो सकता है, बट हम इसकी एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को लेके एक बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें हमसे पूछा जा सकता है। नाउ सपोज मैंने आपको बोला क्रेडिटर्स ऑफ बुक वैल्यू ₹1 lakh agreed to take investments of book value ₹50,000 at ₹70,000 and rest of creditors except equity shares in full settlement at the rate of ₹10 each। और मैंने यहां लिख दिया टोटल क्रेडिटर्स जो है हमारे वो 2 लाख है। ध्यान से देखिए, कुछ भी आपको लिख के एग्जाम में आ सकता है, आपको उसे बड़े रिलैक्स होके पढ़ना है। कह रहे क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं जिनकी बुक वैल्यू है 50,000 रुपए एट रुपीज, ओहो ये गलत बन गया, एट ₹1 lakh एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10 ईच, और टोटल क्रेडिटर्स हमारे 2 लाख। ध्यान से देखिए, हमारे जो टोटल क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं सर? हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीस के। इसमें से हमारे 1 लाख रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 50,000। बाकी के जो 1 लाख के हमारे क्रेडिटर्स हैं दे आर एक्सेप्टिंग द शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। यही बात कह रहा है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे प्लीज। क्रेडिटर्स कम हो गए, कितने के? 1 लाख रुपए के। हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे पास से चली गई, बट हमारी इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू थी वो तो 50 ही थी, बुक में तो 50 की दिख रही थी। तो एक तरह से हमें पूरे प्रोसेस के अंदर बेनिफिट हुआ, कितने का बेनिफिट हुआ सर? हमें पूरे प्रोसेस में 50,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ। समझ में आ गया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो तो बेटा 50 थी ना, वो 1 में लेके गए, तो मतलब हमें 50 का बेनिफिट हुआ। सेकेंड चीज, बाकी जो हमारे क्रेडिटर्स कम हुए, डेबिट किया, वो हमसे क्या लेके गए? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की लेके गए? 1 लाख रुपए की। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालना चाहते हो, 1 लाख रुपए की थे, 10 रुपए का एक शेयर, तो 10,000 शेयर्स निकल के आते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 चीजें आपको समझ में आ गई, क्रेडिटर्स टू इन्वेस्टमेंट टू रिकंस्ट्रक्शन, क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया? नोट करिए इसे फास्ट। चलिए, इसके अलावा किस तरीके की एंट्रीज आती हैं आराम आराम से डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखें, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 lakh agreed to
take over new debentures of 15% such that amount of interest remains same as before. Remains same as before. 12% डिबेंचर 10 लाख रुपए के एग्रीड टू टेक ओवर न्यू डिबेंचर्स ऑफ 15%, और इस तरीके से कि जो इंटरेस्ट था वो क्या है, सेम है। ध्यान से देखिए बेटा, ये कैसे होगा। आप सबसे पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स कितना था, 10 लाख का 12% 1,20,000। ठीक है। सपोज न्यू डिबेंचर्स आर ऑफ ₹X। न्यू डिबेंचर्स हमारे X रुपीस के हैं, तो X रुपीस का जो 15% है, वो कह रहा है X रुपीस का जो 15% है वो 1,20 होगा। क्यों 1,20 होगा, क्योंकि अगर न्यू डिबेंचर X रुपीस के हैं और उस पर हम 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसने बोला है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स सेम एज बिफोर, मतलब पहले भी 1,20 था तो अब भी कितना रहेगा बेटा, 1,20 रहेगा। सिर्फ हमने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी, अब 12 की जगह 15% देंगे, बट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। पहले 1,20 था, वो अब भी 1,20 है। तो जो हमारी x की वैल्यू है दैट विल बी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15, ये आ गई कितने की बेटा, 8 लाख रुपीस की। तो हम जो न्यू डिबेंचर्स इश्यू करेंगे दैट विल बी ऑफ ₹8 लाख। सो हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, सी हमारे पुराने डिबेंचर्स खत्म हो गए, पुरानी लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, जो लायबिलिटी हमारी वाइप आउट हो रही है, खत्म हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है ना ये वाली, तो हमने इसे डेबिट किया, कितना, 10 लाख रुपए। इसकी जगह हमारे न्यू डिबेंचर्स आए टू 15% डिबेंचर्स, कितने क्या है बेटा, 8 लाख रुपए के हमारे नए डिबेंचर्स आए, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। ठीक है। और बाकी जो हमारा 2 लाख रुपए है वो एक तरह से क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, क्योंकि हमें 10 लाख की जगह सिर्फ 8 लाख के डिबेंचर्स इशू करने पड़े। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें 2 लाख रुपए का कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट देखने को मिला। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको ये 2 एंट्रीज बोर्ड पे लिख के समझाने की कोशिश करी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी को लेके वो कुछ भी पूछ ले, जनरली वो इसी तरह की एंट्रीज पूछता है, सबसे फ्रीक्वेंट एंट्रीज वो यही पूछता है, बट फिर भी हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और जैसा जैसा वो कहेगा वैसे वैसे आपको करता जाना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। वो आपने एक लाइन सुनी होगी, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, बस वही वाली बात है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप करते जाओ, किसी भी तरह की कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। फटाफट एक बार आप ये सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। सुनो, लेट्स मूव ऑन द डिस्कशन। अब कुछ बेसिक एंट्रीज की बात करते हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। अगर रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिए। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, लॉस है एक तरह का, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, एसेट कम हो रहा है और एक तरह से एक्सपेंस है तो हमने इसे डेबिट किया। ठीक है जी। इसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, जितने फिक्टिशियस एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे हैं, कौन कौन से फिक्टिशियस एसेट्स हो सकते हैं सर, लाइक P&L का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर, कुछ भी इस तरीके का आपको एसेट साइड दिख रहा है
तो हम इन सब चीजों को राइट ऑफ करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन fictitious asset is always written off। fictitious asset को हम हमेशा रिटर्न ऑफ करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई है या नहीं है। अब राइट ऑफ कर रहे हो असेट, fictitious assets को, लॉसेस है, क्या एंट्री होगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस था P&L का, खत्म कर दिया आपने। जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे वो भी आपने उड़ा दिए। जो भी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर था, ये एंट्री अगर आपको बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट्स दिख रहे हैं तो ये एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी ही करनी है, चाहे इसके बारे में वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे या ना करे। आपको ये बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री तो आपकी रिकॉर्ड होगी। अब इसमें मैंने जानबूझकर एक स्पेस छोड़ा है, वो किस लिए, ध्यान से देखिए। टू गुडविल, ये क्या है सर? गुडविल तो फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट होती है। जी हां, दो गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट, still it will always be written off on in reconstruction process। why so sir, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप खुद सोच सकते हो कि जिस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फाइनेंशियली अनसाउंड है, क्या उसकी मार्केट में कोई गुडविल हो सकती है? तो अगर कुछ भी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? राइट ऑफ कर देना चाहिए। नॉट बिकॉज इट्स अ फिक्टिशियस एसेट, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट द कंपनी who is under the process of internal reconstruction cannot enjoy any goodwill in the market, therefore it will also be written off with the fictitious asset। बात समझ में? ये एंट्री तो आपको हमेशा क्वेश्चन में करनी है, चाहे कुछ स्पेसिफाई है या नहीं। उसके बाद फॉर बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जो भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपके पास बैलेंस बचेगा, अब जो भी आपके पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस बचेगा, जो भी आपके पास उसमें प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, वो सारे के सारे बेटा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है। क्यों कैपिटल नेचर के? बेटा रिकंस्ट्रक्शन रोज होगा बिजनेस में, आज कल परसों, रिकरिंग नेचर का है, ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग है, वंस इन अ वाइल, कभी लाइफ टाइम में हो गया तो हो गया। तो इस वजह से ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और जो भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में प्रॉफिट बचेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो भी हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बचेगा वो हम प्रॉफिट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा? सर हम उसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली आपने मेरे साथ एंट्रीज देखी रिकंस्ट्रक्शन की, हमें किस किस तरीके से क्या करना है, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब हम अपनी डिस्कशन क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। Hello friends, in the part 5 now we are going to start with the surrender of shares. Hopefully you have already seen the part 1 to part 4 of internal reconstruction. Now surrender of shares, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी को अपने शेयर्स सरेंडर करते हैं। वो उनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, बट हमें अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे रहना है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स surrender their holdings to company, और कंपनी फिर ये जो शेयर होल्डर ने सरेंडर किए हैं वापस दे दिए कंपनी को, उसका क्या करती है, ईदर यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, या तो कंपनी इससे अपनी कोई लायबिलिटी की सेटलमेंट करती है,
या इनको कैंसिल कर दिया जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए किस तरीके से अकाउंटिंग एस्पेक्ट होता है। अभी मैं पहले जर्नल डिस्कस करूँगा, आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद एक एग्जांपल से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक टेक्निकल है। आइए, सबसे पहले मैं अगर इसकी जर्नल की बात करूँ, एट द टाइम शेयर्स आर सरेंडर्ड, जब कंपनी शेयर्स को सरेंडर करती है तो क्या होगा। देखिए, शेयर सरेंडर हो रहे हैं तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी, कम होगी। शेयर कैपिटल कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या बना, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर। ठीक है। अब ध्यान से देखें, कंपनी सपोज इन शेयर सरेंडर को क्रेडिटर्स को दे देती है और अपनी लायबिलिटी खत्म करती है। तो फॉर कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटी, भाई अगर कंपनी ने ये शेयर्स देके जो शेयर होल्डर ने सरेंडर किए थे क्रेडिटर्स से अपना पीछा छुड़वा रही है, कैंसिलेशन हो रही है लायबिलिटी की, तो एक तो कंपनी की लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। और जितनी लायबिलिटी खत्म हो गई कंपनी के लिए वो सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट है। अब आप कहोगे शेयर भी तो इशू हुए हैं, वो भी मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। फॉर इशूइंग शेयर्स, क्योंकि कंपनी उनको साथ साथ क्या शेयर्स इशू करेगी, शेयर्स कहाँ से इशू करेगी, शेयर सरेंडर में से। तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर सरेंडर, जो कि आपका डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, वो अब उतना बैलेंस कम हो जाएगा जितने शेयर आपने सरेंडर किए हैं, और इसकी जगह पिक्चर में क्या आ जाएगी, टू शेयर कैपिटल। बात समझ में? तो आपको होपफुली मेरी बातें समझ में आ रही हूँ। शेयर सरेंडर करने के लिए एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिटर डेबिट, और ये सारा का सारा फायदा है। शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सफिशिएंट, क्योंकि एक एग्जांपल लूंगा सारी बातें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब फॉर बैलेंस इन शेयर सरेंडर, अगर कुछ बैलेंस बच गया शेयर सरेंडर में तो कंपनी के लिए वो सारा का सारा मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। यस और नो? तो जितना भी बैलेंस है शेयर सरेंडर में, शेयर सरेंडर से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। वो सारा का सारा कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। अब ये चार एंट्रीज इसके अंदर बेसिकली होती हैं, ए बी सी डी। अब मैं चारों एंट्रीज के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, आइए चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। XYZ Limited has share capital of ₹10 lakh. Shareholders decided to surrender 30% of holdings. आप आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसकी जर्नल एंट्री करते जाओ। 30% ऑफ होल्डिंग, तो 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर। कंपनी की कैपिटल कम हो गई, और टू शेयर सरेंडर कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख, बात समझ में आ गई। इसके बाद आउट ऑफ द शेयर सरेंडर हाफ ऑफ द शेयर्स आर इशूड टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख। आप बताओ इन फुल सेटलमेंट, आपने आपको बोला कि जितने के शेयर सरेंडर हुए, कितने के हुए बेटा, 3 लाख रुपए के। इसमें से आधे शेयर्स, आधे कितने होते हैं, 1.5 लाख के, ये मैंने इशू किए किसको, क्रेडिटर्स को। तो पहले आप इशू की एंट्री करो, क्या एंट्री होगी बताओ, शेयर सरेंडर डेबिट
टू शेयर कैपिटल। कितने से? 1.5 लाख और 1.5 लाख। और आप ये बताओ, इन शेयर सरेंडर जो हुए हैं, इनको इश्यू करने से आपकी लायबिलिटी कितने की खत्म हो गई? 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आपके 2 लाख रुपए के खत्म हो गए। क्रेडिटर्स डेबिट 2 लाख, जितनी की लायबिलिटी खत्म हुई है सारा का सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन में। अब आपके मन में यहाँ एक आधा डाउट आ सकता है, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको क्या डाउट आ सकता है। क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन। अब कितना बैलेंस बचा शेयर सरेंडर में? 3 लाख सरेंडर हुए थे, उसमें से 1.5 लाख यहाँ पर इश्यू होगा, तो बचा कितना? 1.5 लाख। तो यहाँ पर शेयर सरेंडर डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितना बेनिफिट होगा? 150 150। ठीक है, जितना बैलेंस बचा वो हमने सारा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। आपको मन में क्या डाउट आ सकता है कि सर आपने क्रेडिटर टू रिकंस्ट्रक्शन जो है वो 2 लाख से क्यों किया? क्योंकि अगर क्रेडिटर 2 लाख के थे तो हमने उन्हें 1.5 लाख के शेयर्स भी तो दिए, तो ऐसा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 50,000 हुआ। ये मन में आपके डाउट आ सकता है, ध्यान से समझिए। अगर आप बेटा टोटल देखो, मैं आप ही की बात ऊपर कर देता हूँ। यहाँ प्रॉफिट हुए 50,000 के, और जो आपके शेयर सरेंडर हुए थे वो तो सारा ही आपका एक तरह से प्रॉफिट ही है भाई। शेयर सरेंडर जो हुए वो सारा का सारा क्या है? आपका प्रॉफिट। तो 3 लाख के वो प्रॉफिट हुए थे और 50,000 के ये, क्योंकि 2 लाख के क्रेडिटर 1.5 लाख में मान गए, तो टोटल कितने के हुए? 3.5 लाख। आप देखो एंट्री से वो 3.5 लाख ही आ रहा है, 1.5 लाख यहाँ आ रहा है और 2 लाख यहाँ आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी आपका 3.5 आ रहा है। ओवरऑल पिक्चर आप देखोगे तो सेम आएगी, बट ये चीज जो आप ऐसे निकाल रहे हो ना प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट में तो ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन एंट्रीज के थ्रू ऐसे नहीं निकल सकते। बेशक आप ट्राई करके देख लो किसी भी तरीके से। एंट्री आपको ऐसी करनी पड़ेगी कि आप पहले शेयर सरेंडर करो, जितने के इशू हो गए उसे इशू करो, जो लायबिलिटी पूरे अमाउंट से, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट से नहीं, पूरे अमाउंट से आपने उसे क्या कर दिया? सेटल कर दिया, और उसके बाद शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन। आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट जो आप सोच रहे हो वही आपके 3.5 लाख रुपए आ रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आप इसे सीधे इस तरीके से कर ही नहीं पाओगे। आप करके देख लो किसी भी तरीके से। क्या करोगे? क्रेडिटर्स डेबिट टू शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कहाँ से आ गए? मतलब करके देखो, आप कहीं से कोई पहुंच ही नहीं पाओगे उस एस्पेक्ट पे। मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, सिर्फ एक इकलौता तरीका यही है इसके लिए। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ इसके ऊपर। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा टेक्निकल किया है। एबीसी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए की। शेयर होल्डर्स डिसाइडेड टू सरेंडर 20% ऑफ होल्डिंग्स। सबसे पहले शेयर सरेंडर की एंट्री करेंगे, क्या होगी बताओ? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर कितने से? 10 लाख से। इसके बाद उसने बोला है कि आउट ऑफ शेयर सरेंडर 80% आर इशूड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो इशू की एंट्री कर दो। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन करो। शेयर सरेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 80%, तो 8 लाख। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ 20 लाख इन सेटल ऑफ लायबिलिटी ऑफ ₹15 लाख एंड बैलेंस इन कैश। मतलब पूरी की पूरी 20 लाख की लायबिलिटी एग्जॉस्ट नहीं हो रही, सिर्फ 20 लाख में से हम 15 लाख की लायबिलिटी एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? डिबेंचर्स डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितना जाएगा? टू कैश। देखो डिबेंचर हमारे 20 लाख के हैं, बट उसमें यहां पर 15 लाख ही सेटल हो रहा है।
हमें यहाँ पर बेसिकली देखना है कि लायबिलिटी कितनी सेटल हो रही है। आप 8 लाख के डिबेंचर देके 8 लाख के शेयर देके सिर्फ 15 लाख की लायबिलिटी सेटल कर पा रहे हो, तो यहाँ कितना आएगा 15 लाख, और बैलेंस किस में है, कैश में। अब 10 में से सिर्फ 8 इशू हुए, तो बाकी जो 2 लाख हैं शेयर सरेंडर टू क्या हो जाएगा बताओ, रिकंस्ट्रक्शन। कितना, 2 लाख 2 लाख। हाँ, समझ में आई बात आपको। तो ये था आपका शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट। शेयर सरेंडर करवा दो, उसके बाद इशू कर दो, जितने की लायबिलिटी सेटल हुई। बस इसमें बस आपको मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कैंसिलेशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी सेटल्ड, जितने की लायबिलिटी क्या हो रही है, सेटल हो रही है, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे साथ इसके देख लिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके किस तरीके से करने होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स की। देखिए सब डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देती है और फेस वैल्यू को कम कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर है 10 रुपये का, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की हुई, 1 लाख की। बट सपोज कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम फेस वैल्यू कम कर देंगे और 10 रुपये से 1 रुपये कर देंगे। ठीक है, 10 रुपये से 1 रुपये कर देंगे और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो उतने ही बढ़ा देंगे। मतलब नंबर ऑफ शेयर 10,000 से 1 लाख कर दिए और फेस वैल्यू क्या कर दी, 1। तो देखिए टोटल कैपिटल अभी भी सेम है जो पहले थी, पहले भी 1 लाख की कैपिटल थी, अब भी 1 लाख की कैपिटल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये से घट कर 1 रुपये आ चुकी है, फेस वैल्यू कम हो चुकी है और नंबर ऑफ शेयर 10,000 से 1 लाख हो चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं। यस और नो? तो एक्चुअली कंपनी इसलिए करती है ताकि जब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ट्रेडिंग ज़्यादा हो पाएगी, तो इसलिए सब डिवीजन किया जाता है। अब सब डिवीजन की जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर आप जर्नल एंट्री की बात करें तो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इससे क्या फ़ायदा? जी हाँ, एंट्री तो यही होगी कि एक कैपिटल कम हो गई और दूसरी कैपिटल आ गई। बस यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना है ओल्ड फेस वैल्यू और यहाँ लिखना है आपको न्यू फेस वैल्यू। पुरानी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, न्यू फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। तो देखिए आप एंट्री जो हमने इसकी करी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, यहाँ पर हमने लिखा ओल्ड फेस वैल्यू कितनी थी, ओल्ड फेस वैल्यू 10, और यहाँ लिखा न्यू फेस वैल्यू वो कितनी थी, 1। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ भी अलग बात नहीं है। ठीक है, फिर सेम वे सब डिवीजन का अपोजिट होता है बेटा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन में क्या होता है, सपोज कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये का, इसमें कंपनी जो है अपनी फेस वैल्यू बढ़ा देती है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो बढ़ जाती है, जैसे 10 से 100 कर दी, और नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, 10,000 से 1,000 हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, फेस वैल्यू बढ़ जाती है, तो 1 लाख 1 लाख। देखिए चाहे कंसोलिडेशन हो या सब डिवीजन हो, इन बोथ द केसेस द अमाउंट विल रिमेन सेम, but the only difference is in consolidation number of shares will fall, in subdivision number of shares will increase, the entry will remain same, equity to equity share capital, सिर्फ नरेशन चेंज हो जाएगी, being share consolidated। आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड फेस वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 10 रुपये, और न्यू फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये है आपका सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, फटाफट इसको एक बार नोट करिए। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 2001 बी लिमिटेड हैड 20,010 इक्विटी शेयर एज ऑथोराइज कैपिटल एंड द शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच ₹8 वॉज पेड अप। इस 10 रुपये की फेस वैल्यू में 8 रुपये पेड अप है और कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। जून 2002 में कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सब डिवाइड, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, फेस वैल्यू कम हो जाएगी। ईच शेयर इंटू 2 शेयर्स, हर शेयर को 2 शेयर में डिवाइड किया जाएगा, ऑफ ₹5 ईच विद ₹4 पेड अप। ऑब्वियसली 10 रुपये की फेस वैल्यू में अगर 8 रुपये पेड अप था तो 5 रुपये में 4 रुपये पेड अप होगा।
फिर 2003 में कंपनी जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ ₹5 to ₹4 paid up into 1 share of ₹100 each, 80 paid up. तो पहले कंपनी ने यहां तक तो डिसीजन लिया कि वो सब डिवीजन करेंगे जून 2002 में, फिर जून 2003 में डिसीजन लिया कंसोलिडेट करेंगे। आपको बताना है हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट ऑन दिस, और आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप सब डिवीजन की बात करें तो 20,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, जिसका पेड अप कितना है 8 रुपए। तो कंपनी की जो कैपिटल है 20,000 इंटू 8, भाई पेड अप 8 रुपए ही है ना। तो कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चों वो कितने की है, वो है 1,60,000 रुपए की। ठीक है, तो आप एंट्री कर देंगे इसकी बहुत ही सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 से, और ब्रैकेट में ओल्ड फेस वैल्यू और यहाँ न्यू फेस वैल्यू। न्यू फेस वैल्यू कितनी है 5। और फिर 2003 में जब कंपनी ने कंसोलिडेट किया है तब भी सेम बात होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000। ओल्ड फेस वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि देखो 10 की फेस वैल्यू थी, उसे कंपनी ने सब डिवाइड किया, सब डिवाइड करके फेस वैल्यू कितनी ले आई 5 रुपए। फिर कंपनी ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके कंपनी फेस वैल्यू क्या ले आई 100 रुपीज। तो हमें फेस वैल्यू देखनी है जब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और यहाँ तो 1,60 ही आएगा क्योंकि पेड अप बेटा 8 रुपए था ना, 20,000 शेयर इंटू 8, पेड अप कितना था 1,60,000। यस और नो, शो। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। रही बात बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो 31/12/2001 को तो 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से, ये थी ऑथोराइज कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब में 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए 8 रुपए पेड अप, कॉल्ड अप 1,60,000। अब बात आती है 31 दिसंबर 2002 को, तो सब डिवाइड हो गए थे शेयर, एक शेयर 2 में सब डिवाइड हो गया था। तो 20,000 शेयर अगर 1-2 में डिवाइड हो गया तो 20,000 शेयर कितने में हो गए होंगे, ऑब्वियसली 40,000 में। यस और नो, श्योर। तो देखिए ऑथोराइज्ड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, 2 लाख, और यहाँ 40,000 इक्विटी शेयर 5 रुपए 4 रुपए कॉल्ड अप, कितना 1,60,000। अब उसके बाद कंसोलिडेट हो गए। कंसोलिडेट कैसे हुए, 20 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, मतलब जो 20 शेयर थे वो एक शेयर के इक्विवेलेंट बन गया। 20 शेयर्स जो हैं वो कंसोलिडेट हो गए और वो एक के इक्विवेलेंट हो गया। यस और नो। तो 40,000 शेयर्स कंसोलिडेट होके कितने हो गए होंगे, डिवाइड बाय 20 कर दो, 2,000 शेयर्स। यस और नो। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 2 लाख, और इशूड एंड सब्सक्राइब में 100 ईच 80 रुपए कॉल्ड अप, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, कॉल्ड अप लिखो पेड अप लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप विश्वास नहीं मानेंगे 6 नंबर का आ जाता है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता करना क्या। आप इस बात को समझिए। तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपके साथ डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 6 नंबर का आ जाए तो आपके ऊपर है कि आप इसे लड्डू समझें या कुछ और समझें कि भैया क्या दे दिया। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको करके जाना है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन तो आती है जो हम करेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। चलिए एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसका 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन हमें कैसे करना है। द बैलेंस शीट ऑफ ए एन कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर इज एज फॉलो। फिक्स्ड एसेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, P&L। असेट साइड दिख रहा है, मतलब ये एक तरह से लॉस है। लायबिलिटीज में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 4,000, 4 लाख के, 75,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, 6% डिबेंचर्स हैं जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, क्रूड इंटरेस्ट है उस पर, करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी, ट्रेड पेबल, डायरेक्टर्स लो। ठीक है, द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। चलो अब क्या क्या हुआ उसमें ध्यान से देखिए। द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटन डाउन 275 ईच, 75 रुपए तक लाने हैं, आराम आराम से एक एक चीज, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब पता है, 2 लिखा हुआ है, याद करो कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाया था। 4,000 6% क्यूमुलेटिव 100 के, और वो अब 75 के आ जाएंगे, तो क्या एंट्री होगी बताओ। बहुत बढ़िया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन या
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, यस और नो। तो 4000 यहाँ पे कितना आएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ कितना आएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 75 हो गया ना न्यू, और इसमें 25 रुपए का आपका फायदा आ जाएगा, यस और नो। तो ये देखिए 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 6% 75 से जो आए ये आपका यहाँ पे 4000 इंटू 75 और आपका 25 रुपए का जो फायदा हुआ 4000 इंटू 25, ठीक है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, देखो कुछ नहीं करना आपको, एक एक चीज पढ़ते जाओ, एंट्री करते जाओ। इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज 2 ईच। अब इक्विटी शेयर 10 का है, घट के कितने का आ गया 2 रुपए का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए और नया इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 2 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने अगर आप ध्यान से देखें 75,000। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 1.5 लाख, यहाँ इंटू 10 7.5 और बाकी 8 रुपए का आपको फायदा हो गया, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सब एक एक चीज लिख रहे हैं। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है, समझ में आई बात। फर्स्ट एंट्री क्लियर है भैया, एंट्री टू एंट्री पढ़ना है, उसे आपको उसकी जर्नल करनी है, दैट्स इट। ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में है, मतलब हमने नहीं दी। देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स जो होता है वो एक तरह से कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने देखा था अभी। 3/4 टू बी वेव्ड, मतलब 3/4 अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर, और जो आपको पे करना भी है 1/4 तो उसके लिए भी आप 2 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर्स देंगे। वो कह रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 4 सालों से हमने नहीं दिया, ये देख रहे हो 4000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 4 सालों से इन पे डिविडेंड हमने नहीं दिया। तो पहले आप डिविडेंड देखो कितना बनता है, 4000 है, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर था, 6% 4 सालों का कितना बनता है 96,000 रुपीज, करके देख लो भाई, आया ना। अब 96,000 रुपीज डिविडेंड बनता है, इसमें से कह रहे हैं 3/4 तो पे करने की जरूरत है नहीं, तो पे कितना करना पड़ेगा 1/4। तो 96,000 का 1/4 कितना हुआ 24,000। ये 24,000 आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। अब पढ़ो जरा, अब समझ में आएगा आपको। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स 3/4 टू बी वेव्ड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। बाकी के लिए आपको इक्विटी शेयर देने। अब आपको पता है कंटीजेंट लायबिलिटी में हमें कुछ भी देना पड़ जाए वो हमारे लिए नुकसान है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 समझ में आ गई बात। श्योर, क्यों शेयर कैपिटल बढ़ गई, और कंटीजेंट लायबिलिटी में हमने पढ़ा था हमें 1 रुपया भी देना पड़ गया हमारे लिए नुकसान है, और वो लॉस हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बी पेड इन कैश। तो देखिए 22,500 का है, इसको आप कैश में पे कर दीजिए। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट पेड। देखो इससे आसान क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट सारा सीख चुके, एंट्रीज पढ़ते जाना है और जो भी उसकी जर्नल है वो आपको करते जानी है, समझ में आई बात। डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट ए वैल्यूएशन ऑफ 120 इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। डिबेंचर होल्डर्स ने कहा कि जो आपकी फ्री होल्ड है प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की, हम उसे 1/20 का लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ तो 4/25 की है, बट उन्होंने सिर्फ 1 लाख की ली और 1/20 के वैल्यूएशन पे ली। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹130, 1,30,000 का उन्होंने एडिशनल कैश दिया। कितने अच्छे लोग हैं देखो। सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी असेट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। 8% पे उन्होंने जो है अलग से 1,30,000 रुपीज प्रोवाइड किए। तो ध्यान से देखिए बड़े आराम से, जो 6% डिबेंचर होल्डर्स है वो हमारे कम हो गए। 6% डिबेंचर्स कितना 1,20,000 से कम हो गए, यस और नो। और हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कम हो गई कितने से 1 लाख से, और पूरे प्रोसेस में हमें फायदा कितने का हुआ 20,000 का। अरे भाई आप देखो ना, 1 लाख रुपए की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, वो कितने में ले गए, उसे 1/20 में ले गए ना। तो हमारे डिबेंचर्स जो है वो 1/20 के कम हो गए, लायबिलिटी हमारी एक तरह से 1/20 की कम हो गई, और असेट हमारा जो हमारी बुक्स में था वो 1 लाख का कम हुआ। अब लायबिलिटी 1/20 की कम हो रही है, असेट 1 का कम हो रहा है, तो पूरे प्रोसेस में फायदा ही हुआ ना 20,000 का, यस और नो। श्योर। और उन्होंने बोला कि वो 8% पे
एडिशनल कैश प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर। बुक में इसे अलग तरीके से भी किया हुआ है, बट दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो 1,30,000 रुपये हमने एडिशनल डिवेंचर्स इशू किए, समझ में आई बात। इसके बाद पेटेंट्स एंड गुडविल हमें राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देखिए ये बैंक जो 1,30 की एंट्री हमने की, बुक में अलग तरीके से हो सकती है, तो वो दोनों ही तरीके ठीक हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। कैपिटल रिडक्शन टू पेटेंट टू गुडविल, ये हमने उसे राइट ऑफ किया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर उसने आगे आपको क्या बोला है, इन्वेंट्रीज टू बी राइट ऑफ बाय 65,000, 65,000 से इन्वेंट्री कम करनी है, तो कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेंट्री 65,000 से। देखो और क्या मिलेगा आपको इससे अच्छा, बताओ। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 68,500 का आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। तो लॉस है डाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना, यस और नो। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 68,500। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो 387,500 की वैल्यू हुई। तो देखिए यहाँ 425 की थी, जिसमें से 1 लाख की तो आपकी निकल गई, तो बची कितने की बेटा, 325 की, जिसका वैल्यूएशन जो है उन्होंने कितने में किया, 387,500 का जो है उसका वैल्यूएशन हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितना ऊपर वैल्यूएशन हुआ, 62,500। तो आप इतने से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा देंगे। देखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू कैपिटल रिडक्शन 62,500। अब देखिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब आप एडवांस अकाउंट्स कर रहे हैं, आपका लेवल थोड़ा ऊपर की साइड आ चुका है, और अब ये चीज़ें ज़्यादा रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए एक स्पीड, एक पेसअप आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 140। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर जो हैं अगर आप ध्यान से देखें, अरे भाई हमें दिख जाओ पहले, 55,000 की है। ठीक है, तो 55,000 की चीज़ आपने 140 में बेची, बैंक से 140, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 55 टू कैपिटल रिडक्शन आपको फ़ायदा हुआ 85,000। देखो एंट्रियाँ उसने बहुत ज़्यादा दे दी हैं, 12 तक दे दी हैं, लेकिन जनरली इतनी आती नहीं एग्जाम में, 8 से 10 ही रहती हैं। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होती। डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज 90% बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच। 90% के लिए तो उन्होंने 2 रुपये वाले के हिसाब से इक्विटी शेयर ले लिए, 5% कैश में और 5% उन्होंने वेव कर दिया कि भैया नहीं चाहिए। तो डायरेक्टर लोन था कितने का, 1 लाख का। तो देखिए 1 लाख में से 90% जो है डायरेक्टर्स लोन 1,90,000 के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, बाकी 5,000 का कैश और बाकी 5,000 का आपको फायदा हो गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आपको क्या बोला है, कैपिटल कमिटमेंट्स थी 2.5 लाख की। ये क्या होता है कैपिटल कमिटमेंट्स, कि सपोज आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे, तो आपकी कोई अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे, अभी किया नहीं है, तो उसे बोला जाता है कैपिटल कमिटमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अब कैंसिल होंगे और हमें 5% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो देखिए आपने कमिटमेंट करी थी कि खरीदेंगे, अब आप नहीं खरीदना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, 5% पेनल्टी लगेगी। 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500। नुकसान है आपके लिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,500। ठीक है, इसके बाद इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम। अब जो भी फिक्टिशियस असेट दिख रहे हैं, जैसे लॉस दिख रहा था ये P&L में, इसको आप क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, यस और नो। ये तो कहीं ना कहीं करना ही करना है। कैपिटल रिडक्शन टू P&L 5,35,000। अब देखो सारी एंट्रीज आपने A to Z कर ली, क्या था इसमें, जितने कॉन्सेप्ट सीखे वही तो है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जरूर बनाना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो भी आपने एंट्रीज करी हैं इसकी आप पोस्टिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर अपने आप बनाइएगा, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, बना दिया आपके लिए। सारी एंट्रीज जो है हमने सिर्फ एक तरीके से पोस्ट कर दी, और पोस्ट करने के बाद कोइंसिडेंटली इसमें कोई बैलेंस ही नहीं बचा, दोनों साइड मैच हो गई। आगे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आपको बैलेंस बचता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, तो ये थी जर्नल एंट्री। देखिए चीटिंग नहीं करनी, अपने आप कोशिश करेंगे, और जहां फंसेंगे उसके बाद ही आपको जो है चेक करना कि भैया हम कहां पर फंसे। ठीक है, तो पहले आप इतना करिए, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूं। पहले आप जर्नल खुद करिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाइए, जहां फंसेंगे वहीं क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, आपको एडजस्टमेंट्स का ध्यान में रखते हुए और ओल्ड बैलेंस शीट का ध्यान रखते हुए रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। अब देखिए शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, आप इसको समझिए।
कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप इक्विटी शेयर कैपिटल उठाइए सबसे पहले। 150 की ये है, 24 की ये है, 150 और 24 हो गया कितना, 174। इसके बाद आपका और कुछ देखो, कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिख रही हो, कहीं नहीं दिख रही, अरे कहीं तो दिख रही होगी, ये देखो 90,000, 174 प्लस 90 ये हो गया, कितना हो गया देखिए, ये हो गया आपका 2,64,000। तो जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है सबको ऐड कर दीजिए, टोटल 174 हो गया, 150 ये, 24 ये और आपका 90 ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,64,000 टोटल। 2 रुपये का एक शेयर है, 1,32,000 शेयर, जिसमें 45,000 शेयर हमने इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो डायरेक्टर को इशू किए। अब प्रेफरेंस पे आ जाओ आप। प्रेफरेंस में अगर आप देखो तो यहीं पर है सिर्फ 3 लाख का, और कहीं कुछ प्रेफरेंस में कुछ दिख रहा हो आपको, कुछ नहीं, ऐसे वही 3 लाख के। तो आपने यहाँ पे देखो नोट में लिख दिया 3,75,000 रुपये का एक शेयर है, 4,000 के हिसाब से टोटल हो गया 564। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अनडाउटेडली, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। रिजर्व इन सरप्लस कुछ है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाइए। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की अगर हम बात करें तो वी हैव द डिबेंचर्स, यस और नो। अब देखिए डिबेंचर हमारे पास कितने के थे, 3,75,000 के, जिसमें से अगर आप देखो तो 1,20 के तो कम हो गए, 375 में से 1,20,000 के कम हो गए यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखो तो 1,30 के और आ गए, यस और नो, और 385 हो गया। तो आप देखिए 385 सिक्योर्ड 6%, 8%, 385, ठीक है। फिर अगर आप देखें यहाँ पर शॉर्ट, ये आपका इधर से शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया। लायबिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखें ट्रेड पेबल कितने का है आपका, 3 लाख रुपए का। अब ट्रेड पेबल को लेके हमने कोई एंट्री यहाँ पर की थी, देखो कुछ नहीं किया था, कुछ किया था नहीं, तो एज इट इज ट्रेड पेबल आपके आ जाएंगे 3 लाख रुपए के, ठीक है। कुछ उसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए, इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहीं पे डाल दिया, वैसे ही गलत है, क्योंकि इसे हमें डेटर्स में से कम करके दिखाना होता है। इन्होंने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था हमने 68,500 का, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डाल दी, गलत है, इसे हमें डेटर में से कम करके दिखाना होता है। तो कायदे से आपका जो टोटल है वो आएगा 12,49,000, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट्स में देखिए, आप चेक करेंगे यहाँ पर फ्री होल्ड है आपके पास 425 का था, जिसमें से फ्री होल्ड 1 लाख का चला गया था और बाकी को हमने अपवर्ड रीवैल्यू किया था, तो टोटल 387,500 आ रहा था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर देखिए 62,500 हमने बढ़ाया था और 1 लाख का फ्री होल्ड हमारा चला भी गया था, ये देखिए यहाँ पर, यस और नो। तो 425 माइनस 1 लाख प्लस 62,500 कितना हो गया, 387,500। इसके बाद प्लांट है आपका कितने का, 50,000 का। पेटेंट गुडविल राइट ऑफ हो चुके हैं और वैसे भी इंटेंजिबल है, तो 387,500 प्लस 50। तो आप देखिए यहाँ पर 425, ये एप्रिसिएशन डिस्पोज ऑफ 50, ठीक है। ये आपका 437,500, ये आपके राइट ऑफ हो चुके थे 437,500। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या क्या हो गया, इन्वेंट्री है कितने की, 4,25,000 की, इसको भी हमने राइट ऑफ किया है कुछ 65,000 से, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 3,60,000, 3,60,000 आपका इन्वेंट्री। इसको यहाँ पे सीधा ही लिख दिया, दिखाने की जरूरत नहीं वैसे नोट। ट्रेड रिसीवेबल, अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल जो यहाँ आपको दिख रहा है कितने का दिख रहा है, 4,85,000 का। इस पे आपने प्रोविजन बनाया है कितना, 68,500 का, यस और नो। तो जो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ 485 दिख रहा है, कायदे से आपको दिखना चाहिए ऐसे, ट्रेड रिसीवेबल 485 लेस प्रोविजन। कई बार एरर्स हो जाती हैं छोटी मोटी है, तो ये आपका 485 माइनस 68,500
ये बेटा आपका क्या आएगा 416,500, ठीक है। तो यहाँ पे 416,500, ठीक है। इसके बाद कैश का बैलेंस आपको सारा निकालना पड़ेगा। रीजन बिंग बैंक ओडी था क्वेश्चन में 195 का। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास 190 तो वैसे ही नेगेटिव था, 22,500 की पेमेंट और हुई, 1,30,000 रुपये डिवेंचर से आ गए। इसके बाद अगर आप देखें तो 140 आ गया। इसके बाद आपका 5,000 रुपये कैश यहाँ डायरेक्टर्स को चला गया और 12,500 यहाँ चला गया। तो ये आपको सारा रफली निकालना पड़ेगा। एक बार वर्किंग नोट में प्रॉपर करके दिखाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखिए कितना आता है, 130 प्लस 140 माइनस 190 माइनस 22,500 माइनस 17,500, तो ये 195 है। तो ये 35,000 आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया 35,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो जाएगी 1249,000 से। तो देखिए थोड़ा सा बैलेंस शीट में दिमाग ज़्यादा लगता है, लेकिन ये आपको आती है बनाना अच्छे से, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शेड्यूल 3 हम यहाँ लगा देते हैं दोबारा से, अगर आपको दिक्कत है उसे आप दोबारा देख लीजिए। लेकिन मेन चीज़ जो है अगर आप देखें सारी की सारी वो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर प्लस माइनस है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और क्वेश्चन देखिए आने के पूरे चांसेस हैं 16 से 20 नंबर का, तो ऑब्वियसली ये आपका फिर 45 मिनट के अप्रॉक्स टाइम लेगा भी, ठीक है। बैलेंस शीट अपने आप बनाइएगा, जहाँ फंसे उसके बाद देखिएगा कि गलती कहाँ हो रही है। यही आपका एक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिमोरलाइज होंगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, मैच नहीं हो रहा। कुछ नहीं होता, बार बार याद करना कि 16 से 20 नंबर का आएगा तो फिर मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं इसके, कुछ इसमें एक आधा पॉइंट ही प्लस माइनस है, लेकिन खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप सोचोगे चीटिंग कर लें तो आप फिर पक्का तैयारी कर रहे हो कि आपका एग्जाम में पेपर छूटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख के कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप तैयारी करो। हो सकता है पहला क्वेश्चन ये आपने जो किया 1.5 से 2 घंटे में हो, घबराना मत। जनरली क्लासरूम में भी पहला क्वेश्चन करवाने में 1.25 घंटे तक लग जाते हैं, तो घबराना मत। अगर आपके 1.25 घंटे लग भी गए, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्पीड 45 मिनट्स में आपकी आ जाएगी।